हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 17 फरवरी 2019 और देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज मैंने कुछ थोड़ा अलग किया है। थोड़ा अलग इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको नॉर्मली एग्जाम में पूछ ली जाती है और हमें क्या होता है कि हमें नॉर्मली पता नहीं होता, उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो मैपिंग है थोड़ा सा हट के जो कुछ चीज़ें कॉमनली हम या तो रह गया था या तो हम पढ़ चुके हैं पहले, बट फिर भी हमें एक बार क्या था, रिवीजन करना था, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे प्रमुख घास के मैदान। देखो, ये जो भी स्टेट वगैरह के एग्जाम देते हैं ना, जैसे यूपी पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, आरएएस की बात करें, एचएएस की बात करें, जो मतलब किसी भी स्टेट के जो स्टेट लेवल के एग्जाम आप दे रहे हो उसमें हर साल एक क्वेश्चन कम से कम पूछ लिया जाता है इससे। तो एक बार एक करके हम चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में। उसका लानोस मैंने बताया था, वेनेजुला, ला आ जाएगा इसमें, ला इसमें आ जाएगा, तो वेनेजुला कोलंबिया वाला एरिया आ जाता है इसमें। तो लानोस नॉर्मली वेनेजुला में आता है। प्रेरीज मैंने बताया था यूएसए और कनाडा में आता है, या अमेरिका में नॉर्मली बोला जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स आपका दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज एशिया और यूरोप वाले पार्ट को बोला जाता है, और आपका कंपोज मैंने बताया था ब्राज़ील वाले पार्ट को। मैंने इस पर क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ रखा है। एक बार फिर से नीचे से देख लेते हैं। ब्राज़ील में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? कंपोज। एशिया में स्टेपीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, यूएसए और कनाडा में प्रेरीज बोलते हैं, वेनेजुला में लानोस बोलते हैं, अफ्रीका में सवाना बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसमें देखो एक क्वेश्चन तो हमेशा बन जाता है। तो देखो ये ज़्यादा तो है नहीं पॉइंट्स, आपको टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल 8 पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो आप नॉर्मली याद कर सकते हो, या तो सुबह सुबह उठिए तो इसको क्या करिए, सबसे पहले एक बार सोचा करिए कि अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, यूएसए में घास के मैदान को क्या बोलते हैं। देखो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक क्या करता है, हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है, और मैं नहीं चाहता कि आप कमज़ोर बने। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा, बट एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो, हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म कर रखा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना रह गया था। जैसे कांगो रिवर मैंने बता रखा वैसे तो, बट ये याद रखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटता है ये। तो कांगो रिवर एक ऐसी रिवर है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। और दूसरे इसके साथ साथ नाइल नदी, जिसको नील रिवर बोलते हैं, ये नील जो नदी है ये सबसे बड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील है। और बेसिन पूछा जाए तो अमेजन है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा बेसिन पूछा जाए तो अमेजन का बेसिन है। बेसिन मतलब कैचमेंट एरिया, कितने एरिया तक फैला हुआ है, तो अमेजन सबसे दूर तक फैला है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो याद रखिएगा ये आपका नील है। ठीक है, लेक विक्टोरिया से कौन कौन से देश लगे हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तंजानिया, केन्या, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, युगांडा, ये 3 देश लगते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी डिजर्ट की बात करें, देखो कालाहारी डिजर्ट बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, जो अफ्रीका वाला एरिया साउथ अफ्रीका का पार्ट आ जाता है, और सहारा डिजर्ट बोलते हैं, जो साहेल डिजर्ट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है स्वेज कैनाल। तो आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। पहले क्या था, जब तक कि स्वेज कैनाल नहीं बना था तो इंडिया से लोग घूम के पूरा इधर से होके जाते थे। तो ये जब स्वेज कैनाल यहाँ से बन गया तो लगभग 7000 के आसपास, 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम क्या क्या डायरेक्टली अब इधर से निकल जाते हैं, मेडिटेरियन सी होके यूरोप निकल जाते हैं। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो पहले हमें पूरा इतना घूम के जाना पड़ता था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यूपी पीसीएस 2018 में पूछा भी जा चुका है एक बार। ठीक है, अब देखते हैं। देखो एक चीज़ हमने जो नहीं देखी अभी तक, मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री लगती है, एक एक करके वो रिवाइज कर लेते हैं। हम फ्रांस से चलते हैं, फ्रांस का यहाँ से चलते हैं, आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चलते हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप ऐसे चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली कंट्री बात करें तो आपका मोरक्को है। मोरक्को से आगे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मेडिटेरियन सी का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला पूरा पोर्शन आपका मेडिटेरियन सी कहलाता है। ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को देख लिया, अल्जीरिया देख लिया हमने, ट्यूनीशिया हो गया। ट्यूनीशिया के आगे बढ़ेंगे, लीबिया जाता है, लीबिया के आगे इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जिसको कायरो बोलते हैं, और काहिरा हिंदी में इसकी राजधानी है। तो ये भी कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे इंडिया को भारत भी बोलते हैं, ऐसी राजधानी को ऐसे कायरा भी बोलते हैं, कायरो, काहिरा और काहिरा भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो घाना स्ट्रिप आ जाता है यहाँ पे, मेडिटेरियन सी से लगता है। उसके बाद इजराइल आ जाता है, इजराइल के आगे लेबनान आ जाता है। सीरिया का भी पार्ट लगता है, तो सीरिया भी है। साइप्रस तो इसी में है, मेडिटेरियन सी के अंदर ही है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे टर्की, टर्की से आगे बढ़ेंगे ग्रीस लगता है, ग्रीस से आगे बढ़ेंगे तो अल्बेनिया लगता है, अल्बेनिया से आगे आपको देखो तो मोंटेनिग्रो लगता है, मोंटेनिग्रो से आगे बढ़ेंगे तो आपका बोस्निया का बॉर्डर लगता है, बोस्निया से आगे क्रोशिया लगता है, क्रोशिया से आगे आपका स्लोवेनिया लगता है, स्लोवेनिया से आगे निकलेंगे तो हम इटली आ जाता है,
इटली से जस्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो मोनाको है, मोनाको का बॉर्डर लगता है, देन फ्रांस का लगता है, देन स्पेन का लगता है। तो ये इतनी कंट्रियाँ हैं जिनका बॉर्डर मेडिटेरियन सी से लगता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारा याद करना है, लेकिन याद हो जाता है। अगर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ऊपर वाला याद है तो आप आराम से याद कर लोगे। इजराइल, क्योंकि देखो ये वाले पोर्शन से लगभग हर साल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया इजराइल वाले एरिया से। 2 स्टेट नेशन पूछ दिया गया था पिछली बार 2018 वाले में। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि देखो कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो मैपिंग तो मैं आपको इतना करा दूंगा कि आपका दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपका यूपीएससी में मैपिंग से पक्का हो जाएगा। जितना हम मैपिंग रिवीजन करेंगे उससे कहीं ना कहीं से वो फंस जाएगा। तो ये याद रखिएगा 2 नंबर तो मतलब 2 क्वेश्चन तो हम इसमें से पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी इसको मैं रिवीजन सेक्शन में डालूंगा। तो कभी रिवीजन सेक्शन दोस्तों मतलब अभी चालू ना करने का रीज़न है, मुझे बीच में बहुत जगह मुंबई ट्रेवल करना है, बहुत सारे शेड्यूल है मेरे आगे के। तो इस वजह से क्या है कि मैं मतलब रिवीजन सेक्शन चाहता हूँ कि एक बार चालू करें तो हम डेली रिवाइज करते रहें। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली मैं 10 मार्च तक सारा काम करके खाली हो जाऊँगा। तो 10 मार्च के बाद से हम क्या करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। तो देखो आपके पास करीब मार्च में 20 दिन मिलेगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो लगभग हमारे पास 50 से 60 दिन पड़ेंगे। तो हम उस 60 दिन में बस करंट रिवीजन ही करेंगे। जितने भी करंट की चीज़ें होती हैं, जितने करंट इवेंट्स आए वो सारा हम रिवीजन करते रहेंगे। तो मेरी आप रिवीजन मतलब करंट की टेंशन ना लीजिए, करंट में आपका पूरा का पूरा करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और रिवीजन सेक्शन में हम डेली करेंगे, मैप भी करेंगे, जितने स्कीम्स आए धीरे धीरे हम उसको एडअप कर रहे हैं। देखो समराइज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी कर दी है, बट थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं था और थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं आपको वीडियो बना भी नहीं पाया। मतलब मैंने सारे एक साथ कंपाइल कर दिए हैं आपके। घास के मैदान कौन से हैं, उसके बाद लेक्स कौन कौन सी हैं, रिजर्वायर कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, हमारे इंटरनेशनल मतलब हमारे जो राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने कंपाइल करके एक जगह से कर रखा है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है। उसके अलावा आपने बहुत बार समितियां सुनी होगी, तो समितियां भी मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया, मतलब सारा कर दिया, बस उसमें वीडियो बनाना रह गया। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप पीडीएफ से बार बार रिवीजन कर सकते हैं, या तो फिर हम डेली जब रिवीजन सेक्शन चालू करेंगे तो उसमें आपसे डेली डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान देखोगे तो देखो लास्ट में इधर आपका मतलब एशिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट आ जाता है। उधर देखो इधर रसिया लगता है, सी ऑफ ईस्ट सी भी बोलते हैं इसको, सी ऑफ जापान भी बोलते हैं। रसिया लगता है बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर नहीं लगता सी ऑफ जापान से, तो ये याद रखिएगा चाइना का बॉर्डर नहीं लगता है। इसके आगे बात करें नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जिसको पिंगयांग इसकी क्या है कैपिटल है। उसके बाद साउथ कोरिया जिसका सियोल राजधानी है। उसके बाद ये पूरा जापान आ जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये सारे याद रखिएगा, एएनसी करेंसी भी है। तो टोटली 4 कंट्रीज लगता है। कौन कौन सी सी ऑफ जापान, एक तो जापान से लगता है, एक रसिया से लगता है, एक नॉर्थ कोरिया से लगता है जिसको किम जोंग उंग है, ठीक है, और उसके आगे साउथ कोरिया से लगता है। तो टोटल 4 देशों से लगता है सी ऑफ जापान। अब एजोव सी की बात करें तो देखो ये ब्लैक सी है, मैंने ब्लैक सी बहुत बार रिवीजन आपको करा भी चुका हूँ। तो इसके ऊपर ही जस्ट आपका है एजोव सी। तो ब्लैक सी से एजोव सी जाने के लिए आपको एक स्टेट पार करना पड़ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्च बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा ये वाले एरिया को। उसके अलावा सी ऑफ एजोव से कौन कौन सी कंट्री लगती है आपसे नॉर्मली ये पूछा जा सकता है। तो ये देखिए ये पूरा यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा यूक्रेन का पार्ट है जो यूरोप में है, और ये यूरोपियन रसिया का पार्ट है, मतलब यूरोप वाला जो रसिया का पार्ट यूरोप में आ जाता है वो है। तो इधर देखो सी ऑफ एजोव 2 देशों से लगता है, एक तो रसिया से लगता है और आपका एक यूक्रेन से लगता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी ब्लैक सागर को सी ऑफ एजोव से जोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें आज ऐड की हैं। टॉपिक और कैंसर जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। कर्क रेखा, इक्वेटर को हम विषुवत रेखा बोलते हैं जो 0 डिग्री बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देखिए कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है। उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे जिसको मकर रेखा, सॉरी कैप्रिकॉर्न देखेंगे जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो हम इस पर कितनी कौन सी कंट्री है, नॉर्मली ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इवन अगर पीसीएस एसएससी में तो ये भर के पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट उसके लिए जो लोग तैयारी करेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, अगर ये एग्जाम भी देते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। आगे देखते हैं मैक्सिको, ठीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो देखो मैक्सिको और बहामाज ये 2 कंट्री है जो आपका कर्क रेखा पे आते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आप वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे कंट्री जो है अफ्रीका के आ जाते हैं। उसका देखो ये हमने नॉर्थ अमेरिका के पढ़ लिए। अब एशिया की बात करें तो एशिया में देखो सऊदी अरब आ जाता है, ओमान आ जाता है, यूएई आ जाता है, इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और यहाँ पे ताइवान भी आ जाता है, ठीक है। ताइवान वैसे कहता है चाइना हमारा पार्ट है, बट ताइवान अपने आप में कहता है हम अलग देश हैं, बट वो ठीक है, बट याद रखिएगा ताइवान से भी गुजरता है। तो कौन कौन सी कंट्री एक बार देख लेते हैं। मैक्सिको, बहामाज, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान, ठीक है। ये सारी कंट्रीज हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लिख लीजिएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आपका कर्क रेखा, और ये कहाँ पे है 23.5 नॉर्थ में, ठीक है। ये इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इससे आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ।
तो ये आपसे पूछा जाता है। देखो नॉर्थ जरूर लिखा करिए क्योंकि 2335 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो एस से साउथ हो जाता है, एन से नॉर्थ होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको नोट डाउन करना होता है प्लीज़ वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे बात करते हैं इक्वेटर। अब देखो ऊपर वाले हमने देख लिया 23.5। अब उसके बाद बीच में बात करते हैं इक्वेटर, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री है, जो कि यहाँ पे सबसे पहली कंट्री आपका इक्वाडोर आती है। इक्वाडोर से आगे बढ़ेंगे कोलंबिया जाता है, कोलंबिया के आगे ब्राज़ील। तो आपका साउथ अमेरिका का कंट्री 3 है, कौन कौन सी, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। अब उसके बाद आगे जब हम आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, देखिए गैबोन आ जाता है 4 नंबर जो यहाँ पर लिखा है, फिर कॉन्गो आ जाता है, बीच में कॉन्गो है, फिर DRC जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे युगांडा आ जाता है, 8वें नंबर पे आपका केन्या आ जाता है, 9वें नंबर पे आपका सोमालिया आ जाता है, 9वें नंबर पे सोमालिया है, ठीक है। और 13वें नंबर पे आपका साओ टोमे एंड आपका प्रिंसिपी आता है। तो ये यहाँ पे है जो एक द्वीप टाइप में है, तो ये द्वीप है छोटा सा, हमने रिवीजन में भी देखा था, ठीक है। सोमालिया हमने देख लिया। उसके आगे जब एशिया में आएंगे तो देखो मालदीव, मालदीव से गुजरता है विषुवत रेखा। उसके आगे इंडोनेशिया का ये वाला पूरा पार्ट है इंडोनेशिया। उसके बाद किरीबाती, किरीबाती देखो मैंने रिवीजन अभी जब हम साउथ आपका ऑस्ट्रेलिया का रिवीजन कर रहे थे, मैंने किरीबाती आपको दिखाया था किरीबाती कहाँ है, तो इसलिए देखो आपको याद रखना किरीबाती भी है कहाँ, विषुवत रेखा से होकर गुजरता है। तो ये कंट्री है टोटल, ठीक है। 13 कंट्रियाँ हैं जो कि एक एक करके गुजरती हैं आपका, ठीक है, विषुवत रेखा से। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर आपको कहीं कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर रेखा जो 23.5 साउथ में है। अब देखो साउथ अमेरिका की कंट्री की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 देशों से क्या है आपका मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। उसके आगे ऑस्ट्रेलिया से गुजरती इधर। एशिया से नहीं गुजरता है, यूरोप से नहीं गुजरता है, आपका नॉर्थ अमेरिका से नहीं गुजरता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की कंट्रियाँ बता दी, बहुत नॉर्मली बहुत बार पूछा जा सकता है। बाकी ये भी याद रखिएगा मरुस्थल कौन कौन से, अटकामा आपका साउथ अमेरिका में है, कालाहारी आपका साउथ अफ्रीका वाले रीजन में है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सहारा या साहेल डिजर्ट बोलते हैं अफ्रीका में है। एशिया की बात करें तो थार, टकला मकान और गोबी डिजर्ट बोलते हैं इसको, ये कहाँ है, तीनों एशिया में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये चीज़ याद रखिएगा। हम ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में देखो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है यहाँ पे, जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया से इसका बॉर्डर लगता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि तस्मान सी कहाँ है, तस्मान सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बास स्ट्रेट याद रखना है आपका, तस्मानिया जो एक राज्य है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, और विक्टोरिया राज्य के दोनों के बीच में है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ मैंने बताया था, कोरल रीफ, जो कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी टाइमोर सी भी याद रखिएगा आपका, इंडोनेशिया और इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। ओशियाना देखो पूरे मिला के बोलते हैं, जिसमें मैंने किरीबाती अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया था। किरीबाती यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, फिजी, ये थोड़े 2-3 ऐसे द्वीप हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक और है आराफूरा सी भी बोला जाता है, तो आराफूरा सी भी याद रखिएगा आप, इंडोनेशिया वाला पार्ट है ना, तो इसी के इन दोनों के बीच में एक तो टाइमोर सी, एक तो आराफूरा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा एक बार पढ़ के रखिए, पूछने मतलब हाईलाइट रहता है तभी पूछा जाता है, बट वैसे पूछे जाने थोड़े से चांसेस कम है। बट ग्रेट बैरियर रीफ हाईलाइटेड रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो अडानी ग्रुप को यहाँ पे कोयला खनन का प्रोजेक्ट मिल रखा है। अब उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे खनन के क्वींसलैंड वाले एरिया में चल रहा है। उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि ग्रेट बैरियर रीफ, जो रीफ कोरल रीफ्स होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे समुद्र में। तो इन्होंने कहा था, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइमलाइन में रहा था। तो आपको एटलीस्ट ये वाले पूरे एरिया ना पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली देखो मैंने बता दिया, फिजी याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे ये पता होना चाहिए। उसके आगे मैंने बता दिया आपका तैमूर सी, आराफूरा सी और आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे क्वींसलैंड वाले एरिया में है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब उससे आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड को भी मैंने आज अलग से ऐड किया दोस्तों, ठीक है। तो लगभग देखो इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखो अच्छा हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये टोरेस स्ट्रेट है जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग देखो इसमें हमने सारा पढ़ लिया। बीच में एक लेक आयरिस है, तो आपको ये भी आयरी बोलते हैं इसको। तो लेक आयरी कहाँ पे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। आपसे ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो फेमस प्लेसेस हैं, पर्थ है, एडिलेड है, मेलबर्न है, कैनबरा है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। आपको सबको पता होगा क्योंकि सारे क्रिकेट यहीं पे खेले जाते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं पर्थ में क्रिकेट होते हैं, एडिलेड में होते हैं, मेलबर्न में होते हैं, कैनबरा में होते हैं, सिडनी में होते हैं, ब्रिस्बेन में होते हैं। ये सारे जगह क्रिकेट खेले जाते हैं, तो इसलिए आपको ये नाम भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फिजिकल मैप की अगर बात करें तो आपको याद रखना बस क्या, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे है, तो ये मैंने आपको बता रखा था सबसे पहले ही, ठीक है।
अब एक और डिजिट पाया जाता है यहाँ पे सिम्पसॉन डिजिट पाया जाता है, बट ये थोड़ा सा पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, थोड़े से कम है। हाँ, लेक ब्लैंके और लेक फ्रोम ये सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ये मतलब द्वीप क्या मतलब लेक है, बट देखो इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। ये सब चीज़ें पूछे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इतना डीप में मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में हमारे इंडिया में हम पढ़ने की ज़रूरत है, बट बाकी विदेशों के इतना डीप में पूछी चीज़ें नहीं जाती हैं। तो आपको ये बता रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है। बाकी मैंने सिटीज़ बता दी, मतलब जो जो मेन इनके बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसके नाम बता दिया। ग्रेट विक्टोरिया आपको ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको रखना, अच्छा एक चीज़ और है, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया। ठीक है, कारपेंटरिया बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको याद रखना कहाँ पे है। तो इसका नॉर्थ साइड में है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब न्यूजीलैंड थोड़ा डिटेल में देखने की बात करें, देखो यहाँ पे वेलिंगटन क्या है, इसकी कैपिटल है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ठीक है, और इसको साउदर्न एल्प्स बोलते हैं। एल्प्स मैंने आपको अगर याद हो तो यूरोप में बताया था एल्प्स पर्वत, इसको साउदर्न एल्प्स बोलते हैं। तो ऐसा ना साउदर्न एल्प्स पूछ दे तो आप यूरोप मार के चले आएंगे, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और माउंट कुक यहीं पे है, तो माउंट कुक इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी याद रखिए माउंट कुक कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है माउंट कुक के बारे में, बस इतना याद रखेंगे। उसके अलावा एक कुक स्टेट है इन दोनों के बीच में, तो इसका वेलिंगटन वाला पार्ट है और ये आपका साउदर्न आइलैंड है, इन दोनों के बीच में आपका ये कुक स्टेट है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स याद रखिए, बस इतना ही है, वैसे कुछ और पूछे जाने के चांसेस नहीं है। हाँ, मेजर सिटी याद रखिएगा इसका ऑकलैंड, हैमिल्टन। यहाँ पे भी देखो क्रिकेट होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए ऑकलैंड और हैमिल्टन इसके क्या सिटी है। देखो हम सारे इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो चर्चा में तो नहीं है सारे, लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें इसमें पता होना चाहिए। हमने काफ़ी टाइम लगाया इसमें पढ़ने के लिए। देखो आज जो हमने नेशनल पार्क ऐड किया है, दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं जिसको हिंदी में, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये देखो हंगुल कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, एक तरह से हिरन का भी प्रजाति है ये, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा ये कहाँ पे है। तो याद रखिएगा दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, और हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, हंगुल बोलते हैं, हिरन भी बोल सकते हो आपको इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी अभी महाराष्ट्र के दौरे पे थे दोस्तों, तो उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये पॉइंट्स थोड़ा सा पता रखिएगा। उसके अलावा देखो जिन्होंने टर्म्स यूज़ किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके बाद में इसको कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, देखो 2015 में ये लागू किया गया था, लेकिन इसका जो टारगेट है 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना। ये टर्म्स आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्लान है उसके अंतर्गत आपको 2020 तक घर प्रोवाइड कराना है, 2025 तक घर प्रोवाइड कराना सबको। तो ये पूछा जा सकता है, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को घर प्रोवाइड कराना हमें 2022 तक। तो ये आपको पॉइंट्स बस याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा वापस ले लिया है। आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए। उसके साथ बहुत सारे हमारे ऐसे जवान हैं जो अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, और इसकी जो अभी किसने करवाया है इसकी जिम्मेदारी, जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है, उसने जिम्मेदारी ली है। ठीक है, अब देखो इसमें MFN क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या होता है। आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, जिसके अंतर्गत एक टर्म्स है जिसको गेट बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके अंतर्गत क्या होता है, अगर आपने उसके मतलब उसमें आपने हस्तांतरित देश हैं आप, या फिर ये कह सकते उसके मेंबर देश हैं आप। ठीक है, तो उसके अंतर्गत अगर आप MFN का दर्जा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई देश आपके अंदर कोई सामान भेजता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। अगर दोनों ने एक दूसरे को दे रखा है तो आप भी भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा, और वो आपके अंदर कोई भी सामान भेजता है तो आप उस पर अंदर बहुत ज़्यादा टैरिफ उसकी वस्तुओं पर नहीं लगाएंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, सपोज करो ये पाकिस्तान हो गया, ये यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से पाकिस्तान सीमेंट भेजता है इंडिया में, तो इंडिया क्या करेगा, अगर MFN का दर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, तो इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। मिनिमम टैक्स लगा के सपोज 2 रुपये टैक्स की बात है तो 2 रुपये लगाएगा, और पूरे जितने भी MFN की कंट्री है सबको भी 2 ही रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकता। ये चीज़ें होती है MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने का मतलब। अगर पाकिस्तान ने भी दे रखा है तो पाकिस्तान जब इंडिया से सीमेंट जाएगा तो पाकिस्तान भी उस पर 2 ही रुपये लगाएगा। अगर MFN का दर्जा नहीं दे रखा है तो पाकिस्तान क्या करेगा, सीमेंट पर मेरा 4 रुपये भी टैक्स लगा सकता है। अगर मैं कोई और वैरायटी का रिलायंस का सीमेंट भेज रहा हूँ तो 4 रुपये भी लगा सकता है। तब भारत ने ले लिया MFN का दर्जा वापस, तो क्या करेगा, अब जो 2 रुपये वाली कंडीशन थी वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी सामान भेजेगा तो हम उस पर 50 रुपये भी टैक्स लगा सकते हैं। भैया सीमेंट पे अब आपके 50% टैक्स लगेगा, सीधे हम बोल देंगे। इससे क्या होगा कि अब देखो इनका व्यापार भी हतोत्साहित होगा। ठीक है, अब हम क्या क्या मंगाते हैं थोड़ा सा ये भी जानने की जरूरत है। देखो भारत मुख्य रूप से निर्यात क्या करता है, हम कपास निर्यात करते हैं,
ठीक है, रसायन, प्लास्टिक, सब्जियां, लोहा और इस्पात, ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान को भेजते हैं। और पाकिस्तान हमें क्या भेजता रहता है, पाकिस्तान से हम फल मंगाते हैं, सीमेंट, पेट्रोलियम पदार्थ, ठोस खनिज, अयस्क और चमड़ा, ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम MF1 क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है निराले आदमी है इन्हों, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अभी आपातकाल घोषणा कर दी। अब देखो राष्ट्रपति ने ही आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आपातकाल घोषणा क्यों की, इसका रीज़न समझिए। अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि मैक्सिको पे हम क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे। मैक्सिको पे दीवार बनाने के इन्होंने बहुत दिन से ठान रखी है कि हम दीवार बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार बन नहीं पा रही। तो फाइनली क्या है कि आगे इनके पार्लियामेंट ने पास नहीं होने दिया बिल, जो इसमें बहुत सारे बहुत ज़्यादा पैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे उसमें चाहिए थे इनको दीवार बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आपातकाल की घोषणा क्यों की, देखो आपातकाल की घोषणा करते ही यहाँ के जो प्रावधान है इनके संविधान में कि सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाएंगी, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय आपात का मतलब हो गया कि सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। उसके तहत क्या है, जितनी वित्तीय शक्तियाँ हैं वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं क्या करूँगा, भारत और अमेरिका और मैक्सिको के जो बीच में जो बॉर्डर है उस पर दीवार खड़ा करूँगा। ये इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने प्रचार किया था। मैं पहला पर्सन देख रहा हूँ जो मैनिफेस्टो में जितनी बातें इन्होंने कही थी सारा पूरा कर रही है। मतलब कह रहे हैं मैंने अपने चुनाव में कहा था, मैंने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कही थी, मैं पूरा करूँगा और मैं पूरा करूँगा तो करूँगा। अभी पता है आपको 2020 में इलेक्शन होने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने अब ठानी है मैं पूरा करके रहूँगा। तो मतलब पहला एक राष्ट्रपति देख रहा हूँ जिसने वादा किया और सारा पूरा कर रहा है, तो अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। राष्ट्रीय आपात के तहत क्या कर दिया कि इनको सारी शक्तियाँ इन पर निहित होगी, मतलब सारी शक्तियाँ अब जो भी चाहे एक डिसीजन ले सकते हैं। अब क्या है, इन्होंने वित्तीय शक्तियाँ भी इनको मिल गई। अब क्या है, जो दीवार बनाने के लिए पैसे चाहिए, ये पैसा आराम से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये अपने इतना मन से कर रहे हैं तो इनके खिलाफ हम महाभियोग क्यों नहीं चला सकते। महाभियोग तो आप लाएंगे, लेकिन पास कराने के लिए जो इनकी पार्टी है उनका समर्थन तो इनके पास है ना, ठीक है। इनकी पार्टी का समर्थन तो इनके पास पूरा है। तो पार्टी जब उनके खिलाफ जाएगी तब तो होगा, पार्टी तो इनके साथ नहीं है, ठीक है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है, चीज़ें ऐसे वैसे कह रहे हैं। बट ठीक है, वो हमें इतना डिटेल में इनकी संविधान के बारे में समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप देखो हमारे काम का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये है मैक्सिको का और आप USA का बॉर्डर, ये है USA, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, तो मैक्सिको सिटी है। USA की वाशिंगटन DC है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ग्रेट लेक्स बोलते हैं, जिसमें आपका सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ये 4-5 लेक हैं जो ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें देखो 4 लेक ऐसे हैं जो आपका कनाडा और USA के बीच में है। एक मिशिगन ही ऐसा है जो आपका बस USA में है। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका उसके अलावा बात करें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये चारों देशों में दोनों देशों में शेयर होते हैं ये 4 लेक्स। बट आपका मिशिगन बस USA में है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से मैक्सिको भी लगता है, USA भी लगता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है, तो कैलिफोर्निया यहाँ पे स्टेट है, बट कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे है, तो ये भी याद रखना है। कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे है और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप ये है। और लेकिन कैलिफोर्निया स्टेट की बात करें तो कहाँ पे है, USA में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया स्टेट किस देश में है, तो याद रखिएगा मैक्सिको में है। और उसके बाद कैलिफोर्निया प्रायद्वीप किस देश में है, तो मैक्सिको में है। कैलिफोर्निया प्लेस किस देश में है, तो ये पूछा जाए अगर राज्य, तो ये USA में है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसको देखो युकाटान प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको युकाटान चैनल बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि युकाटान चैनल किसके किसके बीच में है, तो ये आपका क्यूबा है। क्यूबा और युकाटान प्रायद्वीप के बीच में आपका युकाटान चैनल है। और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और फ्लोरिडा स्टेट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडा स्टेट कहाँ किसके किसके बीच में है, तो याद रखेंगे क्यूबा और आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बीच में आपका फ्लोरिडा स्टेट है। इधर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखो पृष्ठभूमि लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति, अब देखो विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि राष्ट्रपति अपना शक्तियों का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। बट वो देखो इतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बट एज ए नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया था कि अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना हो तो आप डिटेल में जान सकते हैं। बट जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब देखो केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मतलब आपकी न्यूनतम वेजेस कितनी होने चाहिए, आपको कितने मिलना चाहिए, इसकी रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके तहत क्या कहा गया, 375 रुपये प्रतिदिन क्या होगा, हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। और उसके हिसाब से लगभग 9,750 इतने रुपए हमें क्या करने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम मिलने चाहिए। ये सुझाया गया है जुलाई 2018 के प्रारूप के अनुसार, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी है।
न्यूनतम मजदूरी कितनी सुझाई गई है? 375 और 9,750। देखो ये यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। हाँ, पीसीएस जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन मतलब हर बार लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 9,750 रुपये। अगर पर डे की बात करें तो 375 रुपये। उसका देखो अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच अलग अलग समझौते हुए हैं, जिसमें पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने की बातें की गई, होटल पर्यटन, ये सारी चीज़ें। तो ये सब मैंने आपको बहुत बार पहले बता रखा है। आपके काम का क्या है, तो आपको ये दोनों प्लेस देखने पड़ेंगे कहाँ पे है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब देखो कौन कौन से राज्य लगता है? जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, देखो द्वीप मतलब समुद्र के अंदर है, तो ये भी याद रखिएगा। कतर, यूएई, ओमान, यमन, ये सारे इसके पड़ोसी देश है। उसके अलावा देखो पर्शियन गल्फ से भी इसका बॉर्डर लगता है। इसका सी ऑफ रेड सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। रेड सी से भी इसका बॉर्डर लगता है, पर्शियन गल्फ से भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है ना, ये इतने पॉइंट्स आप याद रखें। इधर अरब सागर से तो बॉर्डर नहीं लगता, क्योंकि यमन और ओमान आ जाते हैं। बस इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसके पड़ोसी कंट्री कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, आपका यमन। उसके अलावा रेड सी से इसका बॉर्डर लगता है और आपको पर्शियन गल्फ से बॉर्डर लगता है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की देखो कैपिटल ब्यूएनोस आयर्स, यहाँ पे G20 का सम्मेलन भी हुआ था, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पड़ोसी देशों की बात करें, पड़ोसी देश के चिली है, बोलाविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है। ठीक है, और ब्राज़ील है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फॉकलैंड एक द्वीप है जिसपे क्या है यूके का कब्जा है, लेकिन अर्जेंटीना कहता है कि नहीं ये हमारा है, लेकिन यूके का इस पर अभी भी क्या है, यूके की टेरिटरी है। तो ये भी याद रखिएगा। प्लस मकर रेखा यहाँ पे काटती है अर्जेंटीना को, तो आप ये भी याद रखिएगा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल, उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 5 लाख लोग, 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो असमय जिनकी मृत्यु हो गई। और वो सर्वे किया गया इनके द्वारा 10 देशों में। कौन कौन से वो 10 देश थे? अफगानिस्तान, कांगो, ईरान, सोमालिया, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया, यमन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देखो ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं से देखो आपस में झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं। नॉर्मली देखो आप अफगानिस्तान देख लो, सोमालिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, कांगो, माली, नाइजर, यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से क्या है आपसी संघर्ष चल रहा है, आपसी झगड़े चल रहे हैं। तो उसके तहत इसमें कहा जाता है जो आपका सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल है कि 1 लाख बच्चों का क्या होता है, हर साल 1 लाख बच्चे मर जाते हैं असमय। मतलब बच्चों की कोई गलती नहीं होती, बट उस युद्ध में क्या है बच्चे मतलब उनके जो भी मतलब फेंके जाते हैं, घर मकान उड़ाए जाते हैं उनके द्वारा, उसके तहत बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब बस एज ए नॉलेज याद रखिए किसने कहा था, तो सेव द इंटरनेशनल। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसने रिपोर्ट निकाली थी अपनी। उसके अलावा बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, चंद्रमौली रामनाथन, इनकी ये फोटो है। इनको कंट्रोलर और सहायक महासचिव कार्यक्रम और योजना के लिए क्या किया है, नियुक्त किया है। मतलब बजट और जो बजट और वित्त विभाग होता है उसके लिए अधिकारी इनको एक सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि चंद्रमौली रामनाथन इनका नाम है, जिनको सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और महासचिव कौन है आपका, एंटोनियो गुटेरेस है। तो ये पॉइंट याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट देखो लगभग मैंने पूरे कर लिए दोस्तों। ठीक है, यूटी में बात करें तो देखो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अनिल बैजल क्या है, यहाँ पर गवर्नर है। आप आदमी पार्टी की सरकार है, हिंदी यहाँ की भाषा है। एक यूटी रह गया पुदुचेरी, उसको भी हम ऐड करेंगे। बाकी जो छोटे छोटे यूटीज है उसके बारे में एक बार हम डिटेल से पढ़ लेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अप्रवासी विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया गया, उसमें कौन कौन से कथन थे? तो देखो सारे कथन सही थे। 30 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये धारा जो है इसकी धारा 86A में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, अप्रवासी भारतीय जो है जो शादियाँ करते हैं महिलाओं को शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। ठीक है, देखो ये प्रवासी तो बात कर लिया हमने, ठीक है, जो धारा बनी ये सारी चीज़ें, लेकिन अप्रवासी भारतीय दिवस हुआ उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे देखो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो प्रवासी और प्रवासी इन दोनों से रिलेट करता है कहीं ना कहीं ये। तो देखो यहाँ से भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बारे में तो देखो सारी चीज़ें थी, जितना लगभग मैंने सारे पॉइंट्स इसमें लिख रखे थे, तो ये तो आपको पता होगी। लेकिन एक और बात कर ले प्रवासी भारतीय दिवस की, तो आपको लग रहा है सिमिलर है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करके इसलिए समझाने के लिए ऐड किया कि आप इसमें कन्फ्यूज ना हो जाए। देखो प्रवासी भारतीय दिवस 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में हुआ। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को यहाँ पे इंडिया आए थे, तब इस रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो ये अभी 2019 वाला 15वां भारतीय दिवस सम्मेलन था, आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसकी जो थीम थी
नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। इसकी ये थीम आपको पता रखनी है, कौन सा ये था, ठीक है। 15वां संस्करण था इसका। डेट कब से कब, कहाँ पे हुआ। देखो ये प्रवासी भारतीय दिवस ये पूछा जा चुका है आपका आरएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आपका यूपीपीसी में भी पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 15वां संस्करण था, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके अलावा इसके तहत एक कार्यक्रम की और शुरुआत की गई, तो तीर्थ दर्शन योजना, भारतीय तीर्थ दर्शन योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 45 से 65 वर्ष के आयु के वर्ग के जो लोग हैं ना, इनको क्या है भारत दर्शन कराया जाएगा, जिसमें 25 दिनों का ये क्या होगा, भारत दर्शन होगा, जिसमें 40 प्रवासी मतलब जो इसमें दोस्तों लगभग 40 प्रवासी श्रद्धालुओं को भ्रमण कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत मतलब उनको एक तो बताया जाएगा अपने भारत के जो मेन प्लेस है, ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक महत्व के हैं उनके बारे में उनको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ये पहल IRCTC के सहयोग से किया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे से ही सारे लोग ट्रैवल करेंगे, तो रेलवे की मदद से किया जा रहा है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बाकी 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और सबसे बड़ा प्रवासी किसको माना जाता है, महात्मा गांधी जी को भारत का सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत ये प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मानता हूँ मैं, थोड़ा सा टफ है। जिनको नहीं पता होगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गूगल जरूर करिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, ठीक है। तो जो 2018 की रिपोर्ट कौन निकालता है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये मैंने आंसर में लिख रखा है। तो इसके बारे में कौन कौन से कथन सही है। इस सूचकांक में 185 देश है, आपको ये बताना है। नॉर्वे इस सूचकांक में 30वें स्थान पर है, भारत इस सूचकांक में 130वें स्थान पर है। तीनों में से कौन सा है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, कि केवल तीसरा सही है, या सभी सही है। तो आपके कमेंट करके दोस्तों बताना है। जिनको नहीं पता आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार SDI जरूर सर्च करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए खुद अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। अगर आप किसी के भरोसे बिल्कुल मतलब डिगे रहेंगे कि नहीं अब कल जो पढ़ाएंगे सर तो हम कल देख लेंगे, प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। पढ़ाई से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बट इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए आज के सेशन समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।